अक्सर आप लोगों ने कभी अपने स्कूल तरफ से कभी तो पिकनिक पार्टी करने गए होंगे, या तो अपने दोस्तों के साथ मिलके तो जरूर गए होंगे। अगर कहीं जंगल, नदी वाली या कोई भी नया जगह हो, वहां थोड़ा तो तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा या थोड़ा तो महसूस हुआ होगा कोई भूत पिशाच या कोई भी एक्टिविटीज की। ये कहानी भी कुछ ऐसी डरावनी और खौफनाक है। अगर इस कहानी को पूरा देख लिए ना तो आप अपने दिमाग से हटा नहीं पाओगे कभी। तो चलिए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। एक धर्मपुर नाम से कोई बड़ा सा गांव हुआ करता था, ज्यादा बड़ा भी नहीं कहूंगा, मान लो मीडियम। जहां 500 लोग लगभग व्यतीत करते थे, वहां एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। वहां पहली क्लास से 8वीं क्लास तक था। स्कूल के सारे बच्चे मिलकर लगभग कुल मिलाकर मुश्किल से 50 होते थे। स्कूल में 4 ही टीचर हुआ करते थे, 3 सर थे और 1 मैडम थी। हम स्कूल के सारे क्लास को छोड़ के सीधा 8वीं की बात करते हैं। 8वीं क्लास में 15 स्टूडेंट पढ़ते थे, जो कि छात्र 9 और छात्री 6 हुआ करते थे। मई की महीना आने वाली थी, तो 8वीं क्लास वाले कोई पिकनिक के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। कोई पिकनिक जाने का प्लान करते हैं और अपने हेडमास्टर से बात करते हैं पिकनिक के लिए। हेडमास्टर भी सारे स्टूडेंट का बात को इनकार नहीं करते, क्योंकि हर साल 8वीं क्लास स्टूडेंट को पिकनिक के लिए ले जाते थे और 8वीं क्लास वाले का आखिरी साल भी होता है। क्लास टीचर पिकनिक जाने के लिए वहां का पियोन को कोई बस बंदोबस्त करने के लिए बोल देते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर में बोलकर पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी घर वाले इनकार नहीं करते, क्योंकि अपने स्कूल की तरफ से अपने क्लास टीचर ले जा रहे हैं बोल के। इसके बाद गांव के सारे 8वीं क्लास वाले इकट्ठा होते हैं और बस का इंतजार करते हैं। उनके साथ 3 क्लास टीचर भी जा रहे थे, 2 सर, उनके साथ 1 मैडम और स्कूल का पियोन। 1 सर तो कहीं छुट्टी में बाहर गए हुए रहते हैं। सारे क्लासमेट मिलकर 15 और उनके साथ क्लास टीचर और पियोन को मिला के 19 जन हो रहे थे। तभी बस आ जाती है। उसके बाद जो भी पिकनिक का सामान होता है, खाना बनाने का, बर्तन वगैरह, सब बस के पीछे डिक्की में रख देते हैं। सारे स्टूडेंट और टीचर मिलकर बस में फटाफट से चढ़ जाते हैं और जिसको जिस सीट में बैठना हो वह उसी सीट में बैठ जाते हैं। ज्यादा लोग भी ना होने के कारण बस में आराम से जगह हो जाता है। बस भी थोड़ा सा छोटा रहता है। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर बता देता हूं। उसका नाम है राजू। उसका एक क्लोज फ्रेंड रहता है, उसका नाम है कमलेश। दोनों लड़के 12-13 साल के होते हैं। बस ड्राइवर हेडमास्टर से पूछता है, सर कहां जाना है सबको पिकनिक के लिए? कोई तो मुझे बोला नहीं। लेकिन स्कूल के कोई भी व्यक्ति डिसाइड नहीं किया रहता है कि हम कहां पिकनिक बनाने जाएंगे। मास्टर बोलते हैं, हाँ यार, कोई तो डिसाइड नहीं किया है जगह को, कहां जाएंगे बोलकर मास्टर बगल में बैठा पियोन को पूछते हैं। पियोन बोलता है, और कहां जाएंगे सर, जहां हर साल बच्चों को ले जाते हैं वहां ही जाएंगे, बालाघाट। फिर सर ठीक है, वहां ही चलते हैं, ऐसे बोलकर ड्राइवर को बता देते हैं। ड्राइवर भी हेडमास्टर के अनुसार अपना बस स्टार्ट करता है और उसी रास्ते की ओर चल पड़ता है। बस ड्राइवर भी मस्त कोई हिंदी गाना लगाता है। गाना सुनते सब लोग गुनगुनाते हुए सफर का आनंद लेते हैं। धर्मपुर गांव से बालाघाट लगभग 27-28 किलोमीटर होता है। 1-1.5 घंटा का रास्ता होता है। सारे क्लासमेट बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। हेडमास्टर बस ड्राइवर को बोलते हैं, भाई साहब, अगर कोई सब्जी मार्केट दिखे साइड में तो बस को रोक लेना, सब्जी और सामान वगैरह भी तो लेना है। हेडमास्टर के कहने पर ड्राइवर एक सब्जी मार्केट साइड में देखकर बस को धीमी करके बस रोक लेता है। उस टाइम बच्चे को मैडम पूछते हैं, हाँ बच्चों, बोलो तुम लोगों के लिए क्या खाने का लें? चिकन, मटन, मछली या अंडा? बोलो। लड़के लोग सारे कोई चिकन तो कोई मटन बोलते हैं और लड़की लोग मछली को पसंद करते हैं। फिर मैडम बोलते हैं, ऐसे मत बोलो बच्चों, कोई एक चीज डिसाइड कर लो। उसके बाद भी सारे स्टूडेंट झगड़ने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। फिर हेडमास्टर चिल्ला के बोलते हैं, चुप हो जाओ सारे, और बोलते हैं, जो भी लाना है हम लोग ला लेंगे मार्केट से, तुम लोग यहाँ चुपचाप बैठे रहो अपना शीट में, कोई भी हल्ला मत करना। ऐसे बोलकर साथ में पियोन को लेकर मार्केट में चल देते हैं। वहां से हेडमास्टर मछली के साथ जो भी प्याज, टमाटर, लहसुन, तेल, मसाला जो भी मछली में इस्तेमाल होता है वो ले लेते हैं। मछली इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी लड़की चिकन, मटन, अंडा तो खाते नहीं, लेकिन लड़के लोग तो कुछ भी खा लेते थे। तो सर सोच समझ के मछली खरीद लेते हैं। सारा चीज खरीदने के बाद वापस आ जाते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर बस स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है। बालाघाट पहुंचने के लिए लगभग और 10 किलोमीटर दूरी होती है।
अचानक से राजू को जोरों से बाथरूम आती है। राजू सर को बोलता है, सर मुझे जोरों से बाथरूम आ रही है, प्लीज बस को रोकवा दीजिए। राजू के कहने पर बस को रोक दिया जाता है। हेडमास्टर बोलते हैं, जिसको भी बाथरूम जाना हो वो उतर जाओ। उनके कहने पर सारे लड़के उतर जाते हैं। राजू साइड में जाकर बाथरूम करने लगता है। उसका नजर सामने एक जंगल के तरफ पड़ता है। वहां नदी के बहती हुई पानी के धार और वहां का ठंडक वाली हवा का लहर राजू का मन को अट्रैक्ट करती है। वहां का महल और सौंदर्य राजू का मन को मोह लेती है, जैसे कि वहां का स्थान राजू को आवाज देकर बुला रहा हो। राजू अपना दोस्त कमलेश को बोलता है, यार भाई, ये सामने वाली जगह मुझे बेहद ही अच्छा लग रहा है। काश यहाँ पिकनिक बनाते तो बेहद ही मजा आता। कमलेश भी बोलता है, हाँ यार, जगह तो मुझे भी पसंद आ रहा है, लेकिन सर तो बालाघाट ले जा रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। फिर राजू बोलता है, सुन भाई, मैं अपने सर को एक बार बोलूं क्या पता मान भी जाए। कमलेश बोलता है, ठीक है, तू ट्राई करके देख ले। उसके बाद राजू हेडमास्टर के पास जाके पूछता है। सर बोलते हैं, लेकिन बेटा ये तो कोई नया जगह है, इस जगह के बारे में तो हमको पता नहीं, कभी आए भी नहीं इस जगह पे, क्या पता यहाँ कोई जंगली जानवर रहता हो। फिर राजू बोलता है, सर ऐसा कुछ नहीं है, देखो सामने एक नदी भी है, वहां पानी का समस्या भी नहीं होगा, लकड़ी का बंदोबस्त भी हो जाएंगे। राजू के कहने पर हेडमास्टर बस से उतरकर एक बार उस जगह की ओर नजर घुमा के देखते हैं। हेडमास्टर को भी ठीक ठाक लगता है। जाकर सारे स्टूडेंट को पूछते हैं, उन लोग भी क्या बोल सकते हैं? ठीक है सर, चलो बोलते हैं। उसके बाद जंगल की ओर एक कच्चा रास्ता जुड़ी रहती है। उस रास्ते में बस को उतार लेते हैं। जंगल के किनारे बस को धीमी करके रोक लेते हैं और बस से जो सामान वगैरह रहता है उसको उतार लेते हैं। बस ड्राइवर को बोल दिया जाता है कि जब हमारा पिकनिक खत्म हो जाएगी हम आपको फोन करके बुला लेंगे। उसके बाद बस ड्राइवर अपना बस लेकर निकल पड़ता है। इधर सारे स्टूडेंट मिलकर झाड़ू वगैरह लगाकर साफ सफाई करते हैं और पत्थर लाकर चूल्हा बनाने का व्यवस्था करते हैं। कुछ स्टूडेंट प्याज टमाटर काटने में भिड़ जाते हैं। राजू सामने बहती नदी को देखकर उसका मन जाने के लिए उतावला हो रहा था। राजू कमलेश को बोलता है, भाई चलना, नदी तरफ घूम कर आते हैं। कमलेश बोलता है, यार इधर तो बहुत सारा काम पड़ा है, सर जाने नहीं देंगे। राजू बोलता है, यार एक काम करते हैं, हम लोग वहां पर पानी लाने के बहाने में उधर चल देंगे, कोई बाल्टी गंजी वगैरह पकड़ते हैं और सर को बोल देते हैं कि हम पानी लाने जा रहे हैं नदी के तरफ, फिर तो पक्का जाने देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे सर। फिर कमलेश बोलता है, ठीक है भाई, बोल के देख ले। राजू हेडमास्टर को जाकर पूछता है। हेडमास्टर भी बड़े आराम से जाने देते हैं और बोलते हैं, देख बेटा, यह थोड़ा नया जगह है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान से। राजू ठीक है सर बोल के कमलेश के साथ बाल्टी वगैरह पकड़ते हैं और नदी की ओर चल पड़ते हैं। जाते जाते राजू को साइड में कुछ आम का पेड़ दिखाई देती है। राजू को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जितना भी आम पेड़ रहता है उसमें से एक आम पेड़ को छोड़कर सारे आम पेड़ में कोई भी फल नहीं रहता है। बस एक ही पेड़ में आम फली हुई रहती है, वह भी पक्की वाली। उस आम पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई देती है। आदमी मानो के जैसे आम पेड़ की तरफ मुंह किया है और पीछे साइड से हाथ को इशारा करके राजू को बुला रहा हो। राजू कमलेश को बोलता है, देखना यार, वहां आम पेड़ है, आम भी पूरा पक्के पक्के है, चलना तोड़कर लाते हैं, वहां एक आदमी भी है, हमको बुला रहा है। कमलेश बोलता है, आम पेड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक आम पेड़ में ही आम है और वहां तो कोई आदमी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद राजू पलट के आम पेड़ की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। वहां एक आदमी था यार, मेरे को बुला रहा था, इशारा करके अभी कहीं गया होगा, चल कुछ आम तोड़ के लाते हैं, ज्यादा तोड़ पाए तो हमारे क्लास टीचर को और हमारे क्लासमेट के लिए भी ला देंगे, सब खुश हो जाएंगे आम देखकर। वैसे बोलने से कमलेश भी राजू के साथ उस आम पेड़ की तरफ चल पड़ता है। पेड़ का पक्का हुआ आम दोनों का मन को अट्रैक्ट करती है। बाल्टी को नीचे रखकर दोनों कोई पत्थर फेंक के आम को तोड़ने लगते हैं, लेकिन आम पे पत्थर लगने के बाद भी एक भी आम नीचे नहीं गिर रहा था। ऐसे में राजू बोलता है, तू नीचे रुक जा, मैं ऊपर चढ़ जाता हूं और वहां से आम तोड़ के तेरे तरफ फेंक दूंगा, तू कैच पकड़ लेना। ऐसे बोलकर राजू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके ठीक सर के ऊपर एक पक्का वाला आम दिखाई देती है, बहुत ही पक्का होता है। उसको राजू हाथ बढ़ा के तोड़ने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक काला कलर की साड़ी स्पर्श होती है। राजू को थोड़ा अजीब लगता है,
राजू थोड़ा सर ऊपर करके देखता है तो क्या पाता है, एक औरत काला कलर की साड़ी पहनी है, उसका घुंघरालू बाल है, आंख बंद करके एक रस्सी से उसकी गले में फांसी लगी हुई है। उसको देख के राजू का धड़कन रुक जाती है, बोलती बंद हो जाती है। नीचे खड़ा कमलेश बोलता है, क्या हुआ राजू, फेंक ना आम। कमलेश का आवाज सुन के राजू को झटका लगता है। जैसे ही और एक बार उस औरत के पास नजर घुमाता है, उस औरत का आंख फटाक से खुल जाता है। उसको देख के राजू सीधा पेड़ से नीचे कूद जाता है। नीचे से बाल्टी उठा के राजू चिल्ला के कमलेश को, भाग कमलेश, तू यहां रुक मत। ऐसे बोल के राजू बड़ा जोर से दौड़ लगा के भागता है। उसके पीछे कमलेश क्या हुआ बोल बोल के राजू के पीछे दौड़ लगाता है। दौड़ते दौड़ते उस नदी की तरफ जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने नदी में छोटा छोटा दाना का रेती तो देखा ही होगा। वहां नदी के किनारे रेत में दोनों बैठ जाते हैं। कमलेश राजू को पूछता है उस आम पेड़ के बारे में। राजू लंबा सांस लेते लेते रुक जा बता रहा हूं बोल ही रहा है। तभी किसी आदमी का डरावनी तरीके से बोलने का आवाज सुनाई देती है दोनों को। इन दोनों को पता नहीं जिस जगह में बैठे हैं उस जगह में मरे हुए लाश को लाकर उसी रेत में गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है। दोनों आगे पीछे देखते हैं, कोई नजर नहीं आता। फिर से किसी आदमी का डरावनी तरीके से बोलने का आवाज सुनाई देती है। वो आवाज रेत के नीचे से आ रही थी। इन लोग जहां बैठे थे, कौन मेरे ऊपर बैठा है? तुम लोग यहाँ बैठ के बहुत बड़ा गलती कर दिए हो, यहाँ से हट जाओ वरना तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। ये भयानक आवाज सुनकर दोनों का हाथ पैर कांपने लगता है, शरीर का रोंगटे खड़े होते हैं। तभी राजू का पैर को एक कंकाल वाली हाथ रेत के नीचे से जकड़ लेता है। देखते ही देखते चारों तरफ से रेत के नीचे से बहुत सारे कंकाल निकलने लगते हैं। राजू इधर पैर को छुड़ाने की कोशिश में जुटा है, इधर कंकाल रेत से बाहर निकल रहे हैं। कमलेश स्टील बाल्टी को उस कंकाल वाली हाथ को जोर जोर से मार देता है, उसके वजह से हाथ टूट जाता है। वहां से दोनों भागने लगते हैं, इधर बड़ी भयानक आवाज से, तुम लोग बच के कहाँ भागोगे बच्चों, जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊंगा, तड़पा तड़पा के जान लूंगा, याद रखना। दोनों लड़के जैसे तैसे करके अपना जान बचाकर अपने लोगों के पास पहुंच जाते हैं। उनका घबरा हुआ शकल देखकर मैडम पूछते हैं, क्या हुआ, इतना घबरा के दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हो? और तुम लोग तो पानी लाने के लिए गए थे, पानी क्यों नहीं लाए? कमलेश दर्द भरी आवाज में सब कुछ बता देता है, लेकिन वहां का कोई भी व्यक्ति उनके बात पर यकीन नहीं करता है। हेडमास्टर सोचते हैं कोई व्यक्ति इनको डराया होगा या मजाक किया होगा। ये सोचकर हेडमास्टर इग्नोर करते हैं और बोलते हैं, अब चलो तुम दोनों मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा पानी लेने के लिए। लेकिन दोनों लड़के मना कर देते हैं। उसके बाद हेडमास्टर कोई दूसरा लड़के को पियोन के साथ भेज देते हैं पानी लाने के लिए। अभी कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही लड़के पानी लाकर आते हैं, एक लड़की को मछली धोने के लिए दे दिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट चावल बनाने में भिड़ जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट मस्त चटाई बिछाकर आराम करते हैं। जो लड़की साइड में जाकर मछली धो रही थी, उसके पास राजू रहता है। लड़की मछली धोने में व्यस्त है और इधर राजू उस मछली को बड़ी बड़ी आंख करके घूरे जा रहा है। तभी लड़की की नजर राजू पर पड़ती है। उससे पहले राजू फिर से नॉर्मल हो जाता है। लड़की बोलती है, तू यहीं पर खड़े रह, मैं चाकू लेकर आती हूं, मछली को काटेंगे। लड़की ऐसे बोलकर चाकू लाने के लिए चली जाती है। लड़की चाकू पकड़ के जैसे ही आती है, राजू को देखकर उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। उस समय राजू नॉर्मल नहीं था, उसकी आंख लाल लाल हो चुका था और वही कच्चा मछली को चबा चबा कर खा रहा था। लड़की उस भयानक दृश्य को देखकर पूरा घबरा जाती और चिल्ला देती है। तभी राजू बड़ा खतरनाक आवाज से बोलता है, चुप हो जा, चिल्ला मत, नहीं तो तुझे भी इस मछली की तरह चबा चबा कर खा जाऊंगा। राजू का भयानक आवाज सुनकर लड़की सीधा दौड़ के सब लोगों के पास आ जाती है और तुरंत घबराते हुए सबको राजू के बारे में बता देती है। सारे मिलकर राजू के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग देखते हैं राजू होश में नहीं रहता, वह बेहोश पड़ा रहता है। सामने कुछ मछलियों का कांटे पड़े रहते हैं और कुछ मछली ताजा पड़े रहते हैं। राजू को वहां से उठाया जाता है और साइड में पड़ी चटाई में उसको सुला दिया जाता है। पानी लाकर उसके मुंह में छिड़ दिया जाता है। तभी राजू का होश आ जाता है। अभी राजू नॉर्मल है। राजू पूछने लगता है, मैं कहां हूं, मुझे क्या हुआ है और मेरे सामने सब लोग क्यों इकट्ठा होकर खड़े हो? टीचर बोलते हैं, बेटा तेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तू थोड़ा आराम कर ले।
उसके बाद राजू के लिए नींबू पानी बना दिया जाता है। उसको पी के राजू आराम करने लगता है। बच्चे लोग हेडमास्टर को पूछते हैं, राजू को क्या हुआ? हेडमास्टर को भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला था। तभी हेडमास्टर राजू और कमलेश का बात को यकीन करने में मजबूर हो जाते हैं। अपने मन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, ये कोई साधारण बीमारी तो हो नहीं सकता। हेडमास्टर बच्चों को बोलते हैं कि राजू का तबीयत थोड़ा खराब है, उसको थोड़ा बुखार है। ऐसे बोलकर सारे बच्चों को चलो अपना काम करो बोलते हैं। सारे स्टूडेंट फिर अपने काम में भिड़ जाते हैं। खाना वगैरह बनाते हैं, मछली वगैरह पकाते हैं। कुछ देर बाद पक भी जाता है। सब कुछ रेडी होने के बाद खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं सब लोग। नीचे चटाई बिछा के सारे लोग लाइन से बैठ के प्लेट वगैरह बांटते हैं। उस समय राजू को बोला जाता है कि बेटा खाना खाने आ जा, लेकिन राजू इनकार कर देता है। मुझे भूख नहीं, थोड़ा चक्कर आ रही है। ये बोलने से ठीक है, तू आराम कर बोल के छोड़ देते हैं और सारे लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सारे लोग खाना खा के उठ ही रहे हैं, तभी पियोन का नजर उस चटाई की तरफ पड़ती है। राजू जहां होना चाहिए वहां नहीं होता। पियोन सबको बोल देता है। सब लोग खड़े हो जाते हैं, राजू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। राजू को आवाज दे के पुकारते हैं, लेकिन राजू का अता पता नहीं रहता। हेडमास्टर सारे स्टूडेंट्स को बोल देते हैं, तुम लोग यहाँ रुक जाओ। मैडम को भी बोल दिया जाता है, आप यहाँ बच्चों के पास रुको, बाकी हम लोग राजू को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ऐसे बोल के 3 टीचर और साथ में पियोन जाके राजू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सारे दिशाओं पे ढूंढते हैं, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं। पियोन नदी तरफ गया होता है, उससे कोई अजीब सा आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कोई आदमी का भारी भरकम आवाज था, लेकिन पियोन को साफ साफ सुनाई नहीं देता है। पियोन उस आवाज के दिशा में जाने लगता है। कुछ कदम आगे जाने के बाद राजू को देख लेता है। राजू को देख पियोन आवाज लगाता है हेडमास्टर को। जिस जगह में राजू और कमलेश बैठे थे, ठीक उस जगह में राजू बहते हुए पानी की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। उसके पीछे ठीक 100 मीटर दूरी में पियोन होता है। पियोन राजू की तरफ कदम बढ़ाते हुए जा रहा है। राजू की तरफ से खतरनाक तरीके का आवाज आ रही थी। ठीक राजू के करीब जाके राजू को आवाज देता है, राजू तू यहां क्या कर रहा है? पता है तुझे कब से सारे लोग ढूंढ रहे हैं। चल यार, घर भी तो जाना है। फिर राजू बड़ी खौफनाक तरीके से बोलता है, कौन है वे तू? और मैं कोई राजू नहीं हूँ। राजू को अब तू भूल जा। अगर तेरा जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा यहाँ से। पियोन राजू का भयंकर आवाज सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। पियोन बोलता है, राजू तुझे क्या हुआ है? ऐसे बात क्यों कर रहा है तू? तभी राजू का सर पिछले हिस्से की तरफ घूम जाता है। वे मूर्ख इंसान, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? राजू अब मेरा शिकार हो चुका है, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। राजू का आंख भयंकर तरीके से लाल हो गया था। उसका शक्ल कोई भयंकर आदमी के रूप से बदल चुका था। राजू अभी किसी और के वश में था। पियोन उस दृश्य को देखकर दंग रह जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है। तभी टीचर लोग आ जाते हैं। टीचर भी राजू का खौफनाक हरकतें देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। सब लोगों का धड़कने जोरों से धड़कने लगता है। पियोन बोलता है, आप लोग राजू को पकड़ लो, मैं नदी से पानी लाकर आता हूं। सारे टीचर हिम्मत जुटा के राजू को पकड़ लेते हैं। पियोन को भूत पिशाच या कोई आत्मा को मंत्र बोल के वश में करने आ जाता था थोड़ा बहुत। पियोन नदी से पानी लाकर कोई मंत्र बोलकर राजू के मुंह में छिड़क देता है। तभी राजू वश में आके बेहोश हो जाता है। सब लोग मिलकर राजू को उठा के अपने जगह में ले जाते हैं। तुरंत बस ड्राइवर को कॉल किया जाता है। बस आने पर फटाफट से अपना सामान वगैरह डालकर बस में चढ़ जाते हैं। राजू को बस के अंदर लेटाकर ले जाते हैं। गांव जैसे ही पहुंचते हैं, राजू को होश आ जाता है। उस समय राजू नॉर्मल रहता है। राजू के घर वाले को बोल दिया जाता है कि इसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसको आराम करने दो। हेडमास्टर बोल देते हैं, अगर कोई भी परेशानी हो या कुछ हो तो हमको कॉल करके बता दीजिएगा। ऐसे बोलकर सारे अपने अपने घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद दिन ढल जाती है और आती है रात की बारी। राजू अभी तक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। राजू 8 बजे डिनर करके अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। राजू के माता पिता कोई दूसरे कमरे में सो रहे थे। राजू को सोते सोते ठीक रात के 11 बज रही थी। उस समय फिर से वो शैतानी आत्मा जाग उठती है। राजू के माता पिता सो ही रहे थे। राजू की मम्मी को कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो कि कोई हंस रहा है। पहली बार तो इग्नोर करती है, दूसरी बार राजू की आवाज सुनाई देती है, जैसे राजू मम्मी को आवाज देकर बुला रहा हो।
राजू की मम्मी तुरंत उठ के राजू के कमरे की तरफ जाती है। राजू का कमरे का दरवाजा तो खुला रहता है, तो राजू की मम्मी राजू को देख लेती है। राजू को देख के दंग रह जाती है। तुरंत राजू के पापा को आवाज दे के बुलाती है। दोनों उस दृश्य को देख पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजू अपना बिस्तर के ऊपर हवा में लटका हुआ है और तड़प तड़प के चिल्ला रहा है। उस समय तुरंत पियोन को बुलाया जाता है। पियोन आकर मंत्र बोलकर राजू के शरीर में पानी छिड़क देता है। राजू फिर से नॉर्मल होके बोलता है, मुझे बेहद तकलीफ हो रहा है मां, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। मम्मी राजू का हालात देखकर रोने लगती है। उस टाइम पियोन राजू के घर में रुक जाता है। सुबह होने से कोई बड़ा तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है। राजू को सामने बैठा के बाबा हवन वगैरह पूजा वगैरह करके देखते हैं, लेकिन असमर्थ रहते हैं। बाबा बोलते हैं, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इतना आसानी से इसका शरीर को नहीं छोड़ने वाला। घर वाले ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। बाबा कुछ तो इसका समाधान होगा, कोई तो उपाय होगा इसका। बाबा बोलते हैं, एक उपाय है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। आज रात को ही उस जगह में जाना होगा जिस जगह में इस आत्मा का वास है। ऐसे बोल के बाबा पूजा सामग्री बंदोबस्त करने के लिए बोल देते हैं और उसी रात ही निकल पड़ते हैं। ज्यादा लोग तो नहीं जाते राजू के साथ। राजू के पापा, तांत्रिक बाबा, पियोन और हेडमास्टर भी। ठीक रात 12 बजे उस नदी के जहां इंसान का लाश को दफना दिया जाता है वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे बाबा सिंदूर के मदद से एक बड़ा सा गोला का रेखा बनाते हैं और सबको बोल देते हैं, बाबा तुम लोग कोई भी इस गोला के रेखा से बाहर मत निकलना। तुम लोगों को कोई बुरी आत्मा इस रेखा से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग इस रेखा को पार मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको इसके अंदर ही रहना है। ऐसे बोलकर राजू को अपने सामने बैठाकर आग जलाकर बाबा अपना मंत्र बोलना आरंभ करते हैं। तभी रेत के नीचे से बहुत सारे कंकाल लोग बाहर निकलने लगते हैं। उनको डराकर भगाने के लिए मजबूर करते हैं, रेत उठा के मारने लगते हैं, लेकिन बाबा अपना कार्यक्रम को जारी रखते हैं। तभी राजू के शरीर से वो शैतानी आत्मा जागृत होती है। बड़ा भयानक से चिल्लाने लगता है। बाबा एक काला मुर्गा निकालते हैं और राजू के सामने उस मुर्गा का सर को धड़ से अलग कर देते हैं चाकू के मदद से। राजू उस मुर्गा का खून को बड़ा खतरनाक तरीके से चिल्ला चिल्ला के पी जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी सारे कंकाल भी शांत होके फिर से रेत के नीचे दफन हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं, अभी ये बालक होश आने से अपना वास्तविक में आ जाएगा पूरी तरह से। सब लोग बाबा का बात सुन के सुकून भरी सांस लेते हैं। राजू के मुंह में पानी छिड़कने से बाबा के अनुसार राजू पूरी तरह से ठीक हो जाता है पहले जैसे। फिर वहां से घर के लिए वापसी करते हैं। बाबा को सारे मिलकर शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। भले ही ये कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन ऐसे घटना रियल में होती है। अगर आपको ये कहानी से थोड़ी भी मनोरंजन मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं कोई और एक नई खौफनाक वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।